कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र। 21 मार्च को इसका वार्षिक पेपर है। तो 2 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो इस वार्षिक पेपर में आएंगे उसके लिए यह वीडियो है। और आपको पूरा वीडियो देखना हो सारे चैप्टर्स का तो आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी प्लेलिस्ट की, जिससे आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्थिर अनुपात का नियम क्या है? तो रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। सीधा सीधा है, किसी भी यौगिक में जो तत्व होते हैं वो हमेशा भार की दृष्टि से निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे जल के प्रत्येक नमूने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 2:16 होता है, माने इसका सरल अनुपात 1:8 होता है। तो इस तरह ये जितने भी प्रकार के जल होंगे सभी में यही अनुपात होगा भार की दृष्टि से। इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। अगला देखिए, गे-लुसेक का गैस आयतन संबंधी नियम। तो समान ताप और समान दाब पर जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके संयोग से बना हुआ पदार्थ भी गैस हो तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये नाइट्रोजन है, गैस है, या हाइड्रोजन है, ये गैस है, और ये जो अमोनिया बन रहा है ये भी गैस है। तीनों गैसीय अवस्था में हो तो इनके आयतनों का अनुपात सरल अनुपात होगा। जैसे यहाँ नाइट्रोजन 1 अणु है तो 1 अनुपात होगा, हाइड्रोजन का 3 अणु है तो 3 अनुपात हो गया, और इसका ये 2 अनुपात। इस तरह से ये सरल अनुपात में ही होते हैं आयतन के अनुसार। अगला प्रश्न है, सीमांत अभिकर्मक क्या है? तो संतुलित समीकरण में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित होता है। तो कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण हो उसमें क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित हो तो पहले समाप्त हो जाता है और वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। ऐसे क्रियाकारक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोल क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को मोल कहते हैं। इसका मान 6.023 × 10⁻23 होता है। अगला प्रश्न देखिए, मूल अनुपाती सूत्र क्या है? वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में विद्यमान विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को दर्शाता है, मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एसिटिक अम्ल है, इसमें विभिन्न तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित हैं, तो इनकी संख्या को बताता है। तो यहाँ कार्बन कार्बन कितने हो गए? 2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिला के कितने हो गए? 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए 2। तो इस तरह से सभी अणुओं की संख्या को बताता है। फिर इसका हम सरल अनुपात कर देते हैं, माने इसमें 2 का भाग कर देंगे तो ये जो है CH2O हो जाएगा। तो इसका मूल अनुपाती सूत्र हो गया CH2O। इसी तरह से ग्लूकोज का होता है C6H12O6। अब इसमें यदि हम 6 का भाग कर देंगे क्योंकि ये पूरे से कट रहा है तो ये CH2O, इस तरह से इसका मूल अनुपाती सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षकों में से एक में है, तब इस इलेक्ट्रॉन की NLM के संभावित मान दीजिए। तो 3D कक्षा के लिए यहाँ पर जो n का मान है ये क्या होता है? 3, ये यहाँ लिखा है। अब जो L का मान होता है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यदि L का मान 0 हो तो S कक्षा को दर्शाता है, 1 हो तो P को दर्शाता है, 2 हो तो D को दर्शाता है, और 3 हो तो F को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमको कौन सा दिया है? D कक्षा। तो D का मतलब ये कितने हो गए? 2 हो गए। तो इस तरह से 2 हो जाएंगे। अब D में जो L का मान है ये -2 से लेकर के हमको यहाँ +2 तक लिखना है, तो ये कितने मान हो जाएंगे? 5 मान। इस तरह से ये M का मान होता है। तो M का मान L पर डिपेंड करता है। L का जो मान होगा उसको प्लस से लेकर के माइनस तक या माइनस से लेकर प्लस तक वही संख्या लिख देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एक तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन एवं 35 न्यूट्रॉन हैं, तब प्रोटॉनों की संख्या, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो यहाँ पर उदासीन परमाणु के लिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 29 दिया हुआ है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी? 29 हो जाएगी। तो जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, इसलिए यहाँ पर 29 प्रोटॉन हो जाएंगे।
इसके बाद तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ Z का मान माने परमाणु क्रमांक या 29 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा 3d10 4s1। यहाँ आर्गन है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको करना है, या फिर आप ऐसे भी इस तरह से नहीं करना चाहते तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबोव सिद्धांत से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, देहली आवृत्ति क्या है। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके नीचे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं होता है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इसके बाद अगला देखिए, कार्यफलन किसे कहते हैं। धातु की सतह से किसी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। फिर है कैथोड किरणों की दो विशेषताएं लिखिए। तो ये कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। यदि इनके मार्ग में अपारदर्शी ठोस पदार्थ रख दिया जाए तो ग्लास ट्यूब के दूसरी ओर उसकी छाया पड़ती है। ये किरणें धातुओं से टकराकर एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। ये किरणें ऋणावेशित होती हैं। तो 2 नंबर में आए तो कोई 2 विशेषताएं आप इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या में अंतर लिखिए। तो चलिए अंतर देखते हैं। परमाणु क्रमांक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, दोनों को मिलाकर द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे Z से दर्शाते हैं, इसे A से दर्शाते हैं। फिर अगला है, परमाणु कक्षक किसे कहते हैं। तो नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, परमाणु कक्षक या सीधे कह सकते हैं कक्षक कहलाता है। फिर है, परमाणु का नाभिक अल्फा कणों को प्रतिकर्षित करता है, क्यों। तो यहाँ प्रत्येक अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश होता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में भी धनावेशित नाभिक होता है, और हम जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए परमाणु का नाभिक भी अल्फा कणों को प्रतिकर्षित करता है समान आवेशों के कारण। अगला प्रश्न है, फोटॉन किसे कहते हैं। ऊर्जा स्रोत से विकिरित प्रकाश ऊर्जा कणिकाओं के बंडल को फोटॉन कहते हैं। अगला है, मेंडलीव के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में मौलिक अंतर क्या है। तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ पर ये परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, और मेंडलीव में परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते थे। अगला प्रश्न है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखिए जो आवर्त तालिका में तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में स्थित है। तो 17वें वर्ग के सदस्य के लिए जो बाह्य परमाणु विन्यास होता है वो NS2Np5 होता है। तीसरे आवर्त के लिए यही विन्यास 3s2 3p5 होगा, क्योंकि ये तीसरा आवर्त है। तो 17वां के लिए हो गया, अब यहाँ n का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अतः यह तत्व का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, इसके पहले 10 परमाणु होते हैं, यहाँ 2 और 5 कुल मिला के क्या हो जाएगा 17। तो यहाँ पर उस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले के विन्यास माने 1s2 2s2 2p6 तक जो है परमाणु की संख्या कितनी हो जाती है 10, और इसमें 2 है और 5 है तो 17 हो जाएगा। अगला है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं। तो एक ही वर्ग के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि इनके अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, या इनका मान समान होता है। यहाँ समान लिख देना, यहाँ समान होते हैं। इसके बाद है अगला, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या अंतर है। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके गैसीय ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति है को इलेक्ट्रॉन लब्धि कहते हैं, जबकि किसी तत्व द्वारा सहसंयोजक बंध के साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता कहते हैं। तो दोनों में अंतर है। इलेक्ट्रॉन लब्धि का मतलब सीधा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता,
और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता का मतलब है सहसंयोजक या साझेक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता। फिर है क्वेश्चन, अक्रिय गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों? तो पूर्ण उपकोष तथा अष्टक पूर्ण होने के कारण अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे अधिक स्थायी होता है, इसलिए बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने हेतु अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो आयनन विभव का मान भी उच्च होता है। अगला, हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है क्यों? हैलोजन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है तथा इन्हें स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने हेतु एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी हैलाइड बनाते हैं, इसलिए हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। अगला है, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, क्योंकि फ्लोरीन के आकार छोटे होने के कारण 2p कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण अधिक होता है, इसलिए योगशील इलेक्ट्रॉन परमाणु के अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्यों? उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, इनके संयोजी कोष पूर्णतः भरे होते हैं तथा सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, जिसके कारण अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। अगला है, न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखिए। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, इस नियमानुसार तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान हो जाता है, इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। फिर है, अगला देखते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के अणु में एकल सहसंयोजक बंध द्वारा आबंधित दो परमाणुओं के नाभिकों के केंद्र की बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। तो जैसे ये दो परमाणु हैं, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हैं, तो ये पहले परमाणु का केंद्र है या दूसरे परमाणु का केंद्र है, तो दोनों परमाणु के केंद्रों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? पर सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, आयनिक आबंध बनाने के लिए अनुकूल कारकों को लिखिए। तो आयनिक बंध बनाने के लिए अनुकूल कारक निम्न है। धन आयन बनाने वाले तत्व का आयनन विभव निम्न होना चाहिए। ऋण आयन बनाने वाले तत्व को उच्च इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होना चाहिए। आयनिक यौगिकों का उच्च जालक ऊर्जा होना चाहिए। तो सीधे सीधे आयनन विभव का मान कम हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी अधिक हो और जालक ऊर्जा अधिक हो, तभी आयनिक बंध बनते हैं। फिर यद्यपि NH3 तथा H2O दोनों अणुओं की ज्यामिति विकृत चतुष्फलकी होती है, तथापि जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है, विवेचना कीजिए। तो देखिए, H2O के अणु में दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एवं NH3 में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो ये VSEPR सिद्धांत के अनुसार दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों में ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है, जिससे बंध कोण का मान कम हो जाता है। इसलिए H2O में जो बंध कोण होता है 104.5 डिग्री तथा NH3 में जो होता है 107 डिग्री होता है। तो वजह आपको समझ में आ गई होगी। इसमें H2O में दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, माने दो जोड़े इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण इसमें ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है, तो कम बंध बन जाता है, इसमें अधिक बंध बन जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग से आणविक कक्षक बनाने के लिए आवश्यक शर्तों को लिखिए। तो परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग के लिए आवश्यक शर्तें निम्नानुसार है। संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों में सममिति होनी चाहिए। संयोग करने वाले परमाणुओं कक्षकों के मध्य अतिव्यापन पर्याप्त होना चाहिए। फिर है प्रश्न, आबंध कोटि से आप क्या समझते हैं? अणु या आयन के दो परमाणुओं के बीच उपस्थित बंधों की संख्या को आबंध कोटि कहते हैं। इसका सूत्र यह, आबंध कोटि बराबर बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2। तो यहाँ पर इधर से भी परिभाषा बना सकते हैं कि किसी अणु में बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर का आधा आबंध कोटि कहलाता है।
तो आपको परिभाषा से लिखना तो परिभाषा से लिख सकते हैं, या अणु आयन में उपस्थित बंधों की संख्या को अबंध कोटि कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से क्या समझते हैं? तो किसी परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं H2O अणु में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। यहाँ पर 2 बंध युग्म हैं और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 2 है, तो ये वाले कहलाते हैं बंध युग्म, जो जोड़े से बने हैं ये बंध युग्म कहला गए। अब ये जो संयोजी कोष में है और बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहे हैं ये वाले क्या कहेंगे? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, संयोजी कोष में उपस्थित है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बंध से क्या समझते हैं? तो किसी अणु में उपस्थित प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व तथा उसी अणु या अन्य अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु के बीच बने बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो यदि यहाँ पर हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोजन के साथ यदि कोई विद्युत ऋणी तत्व भी है तो इनके आपस में जो बंध बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो एक हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए और एक विद्युत ऋणी तत्व होना चाहिए, तब हाइड्रोजन बंध बनता है। इसके बाद ये है सामान्य ताप पर जल द्रव है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। यहाँ पर जल की जगह H2O भी लिख सकता है कि H2O क्या है? द्रव है, और यह हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस है, क्यों है? तो चलिए यहाँ पर समझते हैं, सीधा है। जल में उपस्थित ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन जल में उपस्थित है, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, अतः जल के अणुओं के मध्य अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण जल के अणु संगुणित हो जाते हैं। संगुणित का मतलब आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण साधारण ताप पर जल द्रव है और इसके क्वथनांक उच्च भी होते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा समझते हैं कि जल में अंतर अणु के हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं, जिसके कारण उसके अणु संगुणित हो जाते हैं और वह द्रव अवस्था में आ जाता है। अब ये H2S में उपस्थित सल्फर के बड़े आकार के कारण इसकी ऋण विद्युतता कम होती है, जिससे इनके मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। इसलिए इनके अणुओं के मध्य केवल दुर्बल वान डेर वाल्स आकर्षण बल होता है, अतः H2S साधारण ताप पर गैस होता है। फिर है एथिल अल्कोहल की जल में विलेयता का क्या कारण है? तो एथिल अल्कोहल जल के अणुओं के साथ सरलता से अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर सकते हैं। इस हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति के कारण एथिल अल्कोहल जल में सरलता से विलेय होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये एथिल अल्कोहल का ये सूत्र है, इस तरह से आपको संरचना बनाना है। ये C2H5OH है, फिर यहाँ ये जल का अणु है HOH है। अब यहाँ पर देख रहे हैं फिर ये अल्कोहल का अणु है और फिर ये क्या है? जल का अणु है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ये जो बंध बनता है ये क्या कहलाया? अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। इस तरह से ये बनता रहता है, जिसके कारण जल में अल्कोहल विलेय होता है। अगला प्रश्न है सिग्मा बंध किसे कहते हैं? तो जब अर्धपूर्ण कक्षक एक दूसरे के साथ सम्मुख अतिव्यापन करते हैं तो सिग्मा बंध बनता है। इस प्रकार का बंध SS कक्षक हो, SP कक्षक हो और PP कक्षकों के सम्मुख अतिव्यापन के फलस्वरूप बनते हैं। अब अगला प्रश्न है अनुनाद की प्रमुख शर्तें क्या हैं? तो अनुनाद के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सी निम्नलिखित शर्तें हैं। सभी अनुनादी रूपों की संभवन ऊष्माएं लगभग बराबर होना चाहिए। प्रत्येक सूत्र में परमाणुओं की व्यवस्था समान होनी चाहिए। सभी अनुनादी रूपों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है N2 के बंध कोटि की गणना कीजिए। तो यहाँ N2 ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के अणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 14 होती है, क्योंकि एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन। अब इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1s2, यहाँ 2 भी लिखना है, और ये सिग्मा स्टार 1s2, फिर इस तरह से 2s2 सिग्मा में और सिग्मा स्टार 2s2, फिर यहाँ पर जो है ये पाई 2p2 हो जाएगा, पाई 2py और ये सिग्मा 2pz2। इस तरह से यहाँ पर इसका आणविक विन्यास होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बंधी वाले हैं यहाँ पर NH2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे और इसमें 2 हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे।
तो कुल मिलाकर के जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है Nb का मान है वो कितना हो गया 10, और जो स्टार वाले हैं तो ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, 4 हो गया, तो यहाँ -4 कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये सूत्र होता है आबंध कोटि। तो इसमें कितने बंध बनेंगे? 3 बंध बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर बंध कोटि की गणना करनी है। बस आपसे ये आना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। संकरण की परिभाषा लिखिए। परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण या पुनर्विन्यास करके समान ऊर्जा तथा समान आकार वाले उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें प्रश्न है ऊष्मागतिकी प्रक्रम क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? ऐसा प्रक्रम जो किसी ऊष्मागतिकी अवस्था में परिवर्तन कराता है उसे ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। ये समतापी प्रक्रम हो सकता है जिसमें ताप समान होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम हो सकता है जिसमें ऊष्मा समान होती है, समदाबी प्रक्रम हो सकता है जिसमें दाब समान होता है या दाब स्थिर होता है, समायतनिक है इसमें आयतन स्थिर होता है, ये उत्क्रमणी है इसमें आंतरिक ऊर्जा निश्चित होती है, स्थिर होती है या ताप स्थिर होता है, और यहाँ पर अनुत्क्रमणी प्रक्रम है, ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता, ये चक्रीय प्रक्रम है, ये विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपने प्रक्रम में आता है। तो इस तरह से ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का चिन्ह ऋणात्मक होता है, क्यों? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं में अभिकारकों की एंथैल्पी उत्पादों की एंथैल्पी से अधिक होती है, अतः ऐसी अभिक्रियाओं को एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है N2 और O2, ये इसमें विघटन हो जाता है और इसका मान क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। तो यहाँ पर ये जान लेना है कि यहाँ पर अभिकारकों की जो एंथैल्पी है वो उत्पादों की एंथैल्पी से अधिक होगी। इनके एंथैल्पी का मान अधिक होगा, इसका एंथैल्पी का मान अधिक होगा इनके एंथैल्पी से, तब इसका मान क्या होता है? ऋणात्मक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है विस्तीर्ण एवं गहन गुण को उदाहरण सहित समझाइए। तो विस्तीर्ण गुण को समझते हैं। तो निकाय के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं विस्तीर्ण गुण कहलाते हैं। तो किस पर निर्भर करेंगे? पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेंगे, जैसे द्रव्यमान है, आयतन है, ऊष्माधारिता है। गहन गुण निकाय के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं गहन गुण कहलाते हैं, जैसे ताप है, दाब है, पृष्ठ तनाव है, श्यानता है, ये सब क्या कहलाते हैं? गहन गुण कहलाते हैं। फिर है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, तापी साम्य का नियम किसे कहा जाता है? इस नियम के अनुसार दो पिंड यदि अलग अलग किसी तीसरे पिंड के तापी साम्य में हैं तो वह आपस में भी एक दूसरे के तापी साम्य में होंगे, इसे शून्यवां नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है उदासीनीकरण ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। तो किसी अम्ल के 1 ग्राम तुल्यांक एवं किसी क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा तनु विलयन में पूर्णतः उदासीन करने पर एंथैल्पी परिवर्तन का मान उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये HCl है और ये NaH है, इनका ये जलीय विलयन है। मान लीजिए ये भी 1 ग्राम तुल्यांक भार है, ये भी 1 ग्राम तुल्यांक भार है। अब ये NaCl बनाते हैं तो ये पूरी तरह से ये एक उदासीन अणु बना देते हैं। तो यहाँ पर ये उदासीन अणु बनाने के लिए जितनी एंथैल्पी लगती है उसको उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो ये -57.1 जूल होती है इसकी ऊष्मा। फिर क्वेश्चन है आबंध वियोजन ऊर्जा या बंध एंथैल्पी किसे कहते हैं? तो गैसी अणु को परमाणुओं में तोड़ने के लिए आवश्यक एंथैल्पी परिवर्तन को बंध एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह हाइड्रोक्लोरिक गैसीय अवस्था में है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग होते हैं। यहाँ पर ये समझ लीजिए H है ना। तो इसके लिए जो है इसको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम क्या कहेंगे? आबंध वियोजन ऊर्जा। तो गैसीय अणुओं को उसके परमाणुओं में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही आबंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है एंट्रॉपी को परिभाषित कीजिए। तो एंट्रॉपी किसी निकाय की अव्यवस्था या यादृच्छिकता की माप है। कोई निकाय जितना अधिक अव्यवस्थित होगा उसकी एंट्रॉपी का मान उतना ही अधिक होता है। किसी पदार्थ की क्रिस्टली ठोस अवस्था में एंट्रॉपी का मान न्यूनतम तथा गैसीय अवस्था में एंट्रॉपी का मान अधिकतम होता है। तो कुल मिलाकर के यदि किसी अणु परमाणु में जितनी अव्यवस्था होती है उसके मान को ही एंट्रॉपी कहा जाता है। फिर है प्रश्न जल वाष्प, जल तथा बर्फ में किसकी एंट्रॉपी अधिक है और क्यों? तो एंट्रॉपी अनियमितता की मापक होती है। ठोस अवस्था में अणु पूर्ण रूप से व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इसकी एंट्रॉपी न्यूनतम होती है। गैस में अणु सभी दिशाओं में अनियमित रूप से गति करते हैं, इसलिए एंट्रॉपी का मान अधिकतम होता है। तो यहाँ बर्फ की जो एंट्रॉपी है ठोस अवस्था में रहेगा तो कम होगी, जल की एंट्रॉपी थोड़ा अधिक होगी क्योंकि इसके अणु थोड़ा दूर दूर रहेंगे, और जल वाष्प गैसीय अवस्था में होता है, इसकी एंट्रॉपी सर्वाधिक होगी। अगला विशिष्ट ऊष्माधारिता से क्या अभिप्राय है? तो 1 ग्राम पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं, और ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ से भी परिभाषा कर सकते हैं, ये 1 ग्राम पदार्थ हो गया और उसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करना है, तो उसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। इस तरह सूत्र से भी परिभाषा बना सकते हैं। फिर प्रश्न है रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है? तो जब निकाय तथा परिवेश के बीच किसी प्रकार से ऊष्मा का विनिमय संभव नहीं होता है तो इस प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रम के लिए dq बराबर क्या होता है? 0, माने ऊष्मा में परिवर्तन का मान क्या होता है? 0। फिर है ये गलन की एंथैल्पी क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। तो 1 मोल ठोस को 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल द्रव में परिवर्तित करने के लिए होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को गलन एंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ ये H2O है, माने जल की ये ठोस अवस्था है, बर्फ है, और ये 1 मोल है, और 1 मोल बर्फ को हम 1 मोल द्रव में बदल रहे हैं, और कंडीशन क्या है? 1 वायुमंडलीय दाब पर बदल रहे हैं। तो इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? गलन एंथैल्पी। और गलन बोलते ही हैं ठोस को द्रव में बदलने के लिए जो एंथैल्पी लगती है। अगला प्रश्न है मानक संभवन एंथैल्पी क्या है? तो 298 केल्विन ताप 25 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडलीय दाब 760 mm पर अवयवी तत्वों से 1 मोल उत्पाद बनाने में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे मानक संभवन एंथैल्पी कहते हैं। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, यदि उसमें कोई पदार्थ बनता है और इस कंडीशन में बनता है कि उसका ताप कितना हो? 298 केल्विन, और उसमें वायुमंडलीय दाब कितना हो? 1 वायुमंडलीय दाब हो, तो 1 मोल उत्पाद बनने के लिए जितना एंथैल्पी लगती है, एंथैल्पी परिवर्तन होता है, उसे मानक संभवन एंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ मानक संभवन का मतलब यही समझना, उत्पाद बनने की एंथैल्पी। अगला प्रश्न है जल योजन की एंथैल्पी क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। तो जब 1 मोल निर्जलीय लवण जल के अणुओं से संयुक्त होकर जलीय लवण बनाता है तो अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को जल योजन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, सॉलिड अवस्था में है और ये निर्जलीय है, इसके साथ जल नहीं मिला। अब यदि हम इसको जल में घोल देते हैं तो इस तरह से ये जलीय लवण बना लेता है, इस तरह से CuSO4 5H2O। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे जल योजन एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। फिर क्वेश्चन है भौतिक साम्यावस्था से आप क्या समझते हो? उदाहरण देकर समझाइए। तो वह साम्य जो भौतिक परिवर्तनों या प्रक्रमों में प्राप्त होता है भौतिक साम्य कहलाता है। किसी भी पदार्थ की ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं हो सकती हैं जो एक दूसरे में अंतर परिवर्तित हो सकती हैं। अतः भौतिक साम्य 3 प्रकार का होता है, ठोस से द्रव या द्रव से ठोस, द्रव से गैस या गैस से द्रव, ठोस से गैस या गैस से ठोस। इस तरह के परिवर्तन जो होते हैं अवस्था परिवर्तन के लिए जो साम्य स्थापित होता है उसे भौतिक साम्य कहते हैं। अगला प्रश्न है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम की व्याख्या कीजिए। तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा विलयन के तनुता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती। तो सीधा है
यहाँ पर जो ये है दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा को हम अल्फा से दर्शाते हैं और वो इसके तन्यता के वर्गमूल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पर जो सूत्र है इस तरह से लिख सकते हैं, या कह सकते हैं कि उसकी सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस तरह से कह सकते हैं अल्फा वियोजन की मात्रा है, के वियोजन स्थिरांक है, भी तन्यता है, और जो सी है 1 लीटर विलियन में विलेय ग्राम तुल्यांक की संख्या या सांद्रता है। इस तरह से हम यहाँ पर इसको बता सकते हैं। अगला प्रश्न है बफर विलयन या प्रतिरोधी विलयन किसे कहते हैं? तो जिसका पीएच मान निश्चित होता है, तन्यता से पीएच मान परिवर्तित नहीं होता है, अल्प मात्रा में क्षार या अम्ल मिलाने पर पीएच मान में परिवर्तन नहीं होता है या नगण्य होता है, उसे ही हम बफर विलयन प्रतिरोधी विलयन कहते हैं। फिर है अम्लीय बफर और क्षारीय बफर विलयन क्या है? तो चलिए अम्लीय बफर देखते हैं। अम्लीय बफर दुर्बल अम्ल और उसके अकार्बनिक लवण के मिश्रित विलयन होते हैं, जैसे ये CH3COH प्लस CH3CONA। तो यहाँ पर ये दुर्बल अम्ल है और ये इसका लवण है, तो ये दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाया? अम्लीय बफर कहला गया। अब क्षारीय बफर क्या होता है? इसमें दुर्बल क्षार और उसका अकार्बनिक लवण का मिश्रण क्या कहलाएगा? क्षारीय विलयन। तो यहाँ पर ये जो है ये दुर्बल क्षार हो गया और उसी का ये दुर्बल लवण हो गया, और ये लवण हो गया अकार्बनिक लवण, और जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? क्षारीय बफर विलयन बनता है। अगला प्रश्न है ली-साते-लिए का नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार यदि साम्यावस्था पर स्थापित किसी निकाय के ताप, दाब या सांद्रण में से कोई परिवर्तन किया जाए तो साम्य इस प्रकार विस्थापित होता है जिससे परिवर्तन को उदासीन या प्रभावहीन किया जा सके। यह नियम भौतिक और रासायनिक साम्यों पर लागू होता है। जैसे मान के चलिए किसी गुब्बारे में हवा भरी हुई है और गुब्बारा फूटता है तो उसकी हवा उस दिशा की ओर जाएगी जिससे कि वो व्यवस्था प्रभावहीन बन जाए, माने गुब्बारे से हवा निकल करके वातावरण मिलेगी जिससे कि दोनों का दाब कैसा हो जाए? समान हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर यही है कि कोई भी अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जिससे अभिक्रिया को प्रभावहीन बनाया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं अमोनिया लुईस क्षारक है क्यों? अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जिससे वह रासायनिक अभिक्रिया में दान कर सकता है, इसलिए अमोनिया प्रबल लुईस क्षार की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर देखते हैं ये अमोनिया है। अमोनिया की संरचना में इसके बाह्य कोश में 2 एक संयोजी इलेक्ट्रॉन बचते हैं, माने ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचते हैं जिसे ये दान कर सकता है। जैसे इसको दान कर दिया है इसलिए यहाँ पर ये क्या कहलाता है? लुईस क्षार कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बफर विलयन के उपयोग लिखिए। तो ये रासायनिक क्रियाओं के वेग के अध्ययन में पीएच का मान स्थिर रखने के लिए बफर विलयन का प्रयोग किया जाता है कि उसका पीएच मान न बदले। किण्वन से अल्कोहल के निर्माण करने के लिए पीएच 5 से 6.8 के बीच होना चाहिए। फिर है शक्कर और कागज़ का निर्माण तथा विद्युत लेपन जो है निश्चित पीएच पर होता है। तो इस तरह से बफर विलयन का उपयोग इनके निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब एवं ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो चलिए दाब का प्रभाव समझते हैं। दाब बढ़ाने से गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती है क्योंकि गैस के अणु विलायक के अंतर के अणु के स्थान पर समा सकते हैं। फिर ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर गैसों के द्रवों में विलेयता घटती है क्योंकि गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जिससे वो बाहर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है सांद्रण एवं दाब साम्य स्थिरांक में संबंध बताने वाला सूत्र लिखिए अथवा केपी तथा केसी में संबंध। तो यहाँ पर ये सांद्रण का हो गया स्थिरांक और ये किसका हो गया? दाब का स्थिरांक हो गया। इनमें संबंध लिखना है। तो जो संबंध होता है इस तरह से होता है केपी बराबर केसी इंटू आर टी इन पावर डेल्टा एन। तो यहाँ पर जो केपी है वो दाब स्थिरांक है, केसी जो है वो साम्य स्थिरांक है, आर गैस स्थिरांक है, टी परम ताप है, डेल्टा एन उत्पाद तथा अभिकारकों के मोलों का अंतर होता है। तो इस तरह से ये सूत्र लिखना है और इस संकेत ये सूत्र में जो भी आए हैं संकेत उनको बताना है कि क्या क्या है। अगला प्रश्न है ताप में वृद्धि करने से CO2 की विलेयता कम होती है क्यों? तो यहाँ पर देख लेते हैं ये जो CO2 है मान लीजिए जल में घुला हुआ है तो ये किस तरह से साम्य स्थापित हो जाती है। तो CO2 की जल में विलेयता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है।
अतः ली सातेलिए सिद्धांत के अनुसार ताप बढ़ाने पर यह अभिक्रिया प्रतीप दिशा में विस्थापित होगी। प्रतीप दिशा का मतलब है उल्टी दिशा में विस्थापित होगी, इसलिए ताप में वृद्धि करने पर CO2 की विलेयता कम हो जाती है। अगला देखिए, गैसों को द्रवों में घोलने पर साम्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ अगला सा क्वेश्चन आ सकता है कि हेनरी का नियम लिखिए। यही चीज़ है, क्या प्रभाव पड़ता है, या हेनरी का नियम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्थिर ताप एवं साम्यावस्था पर विलायक की ज्ञात मात्रा में विलेय गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। यदि विलेय होने वाली गैस की मात्रा m और दाब P हो तो संबंध ये होता है m समानुपाती P। तो जो ये शब्द लिखा है उसी का ये सूत्र है। अब यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई नियतांक आ जाएगा, ये हो जाएगा Kp हो जाएगा। तो सीधे सीधे गैस का जितना दाब अधिक होगा उसकी मात्रा उतनी ही विलायक में घोली जा सकती है। यहाँ पर देखिए, सोडा वाटर की बोतल बंद करते समय बोतल के अंदर गैस का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, जिसके कारण CO2 अत्यधिक मात्रा में विलेय होती है। तो दाब जितना बढ़ाते जाएंगे विलेयता उतनी बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न देखिए, सम आयन प्रभाव क्या है। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन में कोई सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्ट का विलयन मिलाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट का आयनन कम हो जाता है। यह प्रभाव सम आयन प्रभाव कहलाता है। तो देख लीजिए, कोई पहले से विद्युत अपघट्ट है और उस विद्युत अपघट्ट के जो अणु हैं वो आयनित हो चुके हैं, और यदि उसमें प्रबल विद्युत अपघट्ट मिलाया जाए तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट का आयनन कम हो जाता है। इसे ही सम आयन प्रभाव कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीकरण प्रक्रम किसे कहते हैं, या रिडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए। तो इसे ऑक्सीकरण प्रक्रम या रिडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का योग, या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व के या इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का योग होना चाहिए, या फिर हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्व या इलेक्ट्रॉन का त्याग होना चाहिए। तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, तो ऑक्सीकरण कहला गया। ये आयरन के साथ Cl2 ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो रहा है, तो ये भी ऑक्सीकरण कहला गया। यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, तो ये भी ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि धन विद्युतीय तत्व का त्याग हो रहा है, तो यहाँ धन विद्युतीय तत्व का त्याग हो रहा है, तब भी ये ऑक्सीकरण कहला गया। या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तब भी ये ऑक्सीकरण कहला गया। तो इन सारी स्थितियों को ऑक्सीकरण कहते हैं। कोई भी रासायनिक क्रिया में ऑक्सीजन का योग हो, ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो, हाइड्रोजन का त्याग हो, धन विद्युतीय तत्व का त्याग हो, और या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। अब इसी का उल्टा अपचयन या अवकरण प्रक्रम होता है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। अपचयन या अवकरण प्रक्रम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्व या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व को त्याग करने की प्रकृति क्या कहलाती, अपचयन कहलाती है। तो आप एक याद करिए, यदि आप मान लीजिए ऑक्सीकरण याद कर लिए हैं तो उसी का उल्टा उल्टा कर देंगे तो अपचयन हो जाएगा और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन अलग हो रहा है। यहाँ पर ये जो ऋण विद्युतीय तत्व है ये भी अलग हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इसके साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व का योग हो रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण कर रहा है। तो ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अपचयन कहलाती हैं। फिर अगला प्रश्न है ये, SO4O6 की संरचना से स्पष्ट कीजिए कि सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है। तो देखिए इसकी संरचना बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 केंद्रीय सल्फर परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। यहाँ पर ये 2 केंद्रीय परमाणु ये कहला गए यस और यस, इनकी ऑक्सीकरण 0 होती है क्योंकि यस यस बंध बनाने वाला इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्र में रहेगा। अतः शेष सल्फर परमाणु जो संरचना में सिरों पर है उनकी ऑक्सीकरण संख्या +5 होगी। तो आप ये लिखेंगे भी नहीं तो चल जाएगा, आप चित्र बनाकर भी इसमें बता सकते हैं। तो यहाँ सल्फर कितने हैं, 4। तो ये जुड़े कैसे रहते हैं, ये सल्फर है, ये सल्फर है, ये सल्फर है, ये सल्फर, इस तरह से जुड़ना है। तो ये 2 सल्फर आपस में जुड़े रहते हैं, इनका जो कहना चाहिए ऑक्सीकरण संख्या है वो 0 हो जाएगी। अब बचे ये सल्फर,
तो इस सल्फर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने जुड़े हैं 6, तो 3 ऑक्सीजन इधर जुड़ेंगे, 3 ऑक्सीजन इधर जुड़ेंगे। फिर यहाँ पर 2 माइनस है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ माइनस, यहाँ ये ऑक्सीजन के साथ माइनस। जिस ऑक्सीजन में माइनस लगाएंगे उसमें सिंगल बॉन्ड लगेगा, चाहे इधर लिख दें चाहे इधर लिख दें, कहीं भी लिख दें। डबल बॉन्ड वाले माइनस में नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे कैसे अब हम इसको निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ 6 ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन में देख लेते हैं कि एक ऑक्सीजन में जो संयोजकता है -2 होती है। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है 6, इसलिए 6 - 2 लिख दिए हैं। फिर यहाँ सल्फ़र कितने हैं, तो सल्फ़र, इन सल्फ़र को नहीं गिनना है क्योंकि इनकी संयोजकता का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर जो है SS, कितने सल्फ़र हो गए 2, तो यहाँ 2x हो गया। अब इसकी जो यौगिक का जो कहना चाहिए आयनन है वो कितना है -2 है, तो यहाँ -2 लिख दिए। अब इसको हल कर देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 दूनी -12 और +2x और -2 हो गया। अब इस -12 का पक्षांतर कर देंगे तो ये +12 हो जाएगा, इस तरह से 10 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सल्फ़र की ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो +5 हो जाएगी। इस तरह से हमको चित्र बना करके बताना है, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा इतना। अगला प्रश्न है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? तो विभिन्न तत्वों एवं आयनों को उनके मानक अपचयन विभव के मानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो जो भी है विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखना ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। फिर क्वेश्चन है, लवण सेतु क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। तो किसी विद्युत अपघट्ट जैसे KCl पोटेशियम क्लोराइड, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट तथा अगर विलयन की जेली से भरी हुई U आकार की नली को लवण सेतु कहते हैं। यह परिपथ को पूर्ण करता है तथा धारा प्रवाहित होने देता है। दोनों पात्रों में उपस्थित विलयन की उदासीनता को बनाए रखता है, तो यही लवण सेतु है। फिर क्वेश्चन है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं? किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में 1 एम्पीयर धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मात्रक ग्राम प्रति तुल्यांक होता है। फिर है, मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य है? तो किसी धातु को 298 केल्विन ताप पर 1 मोलर सांद्रण वाले विलयन में रखने पर धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से दर्शाते हैं। फिर है, ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं? तो किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी आयन में उपस्थित तत्व उस तत्व के परमाणु पर उपस्थित आवेश को दर्शाती है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या उदासीन हो सकता है। जैसे यहाँ KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 है, मतलब इसमें आवेश का मान +7 है। अगला है, निम्न अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हो रहा है? तो ऑक्सीकरण समझते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का हटना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर PbSO4 है, तो ये PbSO4 बन गया, मतलब यहाँ PbS का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन इससे कम हो गया तो यहाँ H2O2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। फिर है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसका मान किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी धातु इलेक्ट्रोड को उनके आयनों के किसी लवण के विलयन के संपर्क में रखने पर धातु तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो धातु का इलेक्ट्रोड हो, उनके आयनिक लवण हो और उसके संपर्क में रखने पर जो विलयन और धातु के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसके बाद अगला है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को स्पष्ट कीजिए। तो ऑक्सीकरण प्रक्रम में कोई परमाणु मूलक या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जैसे यहाँ मान लीजिए पोटेशियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करके K+ बना दिया तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहते हैं। और अपचयन प्रक्रिया में कोई परमाणु मूलक या आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो यहाँ पर जैसे कापर जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। फिर है क्वेश्चन, ऑक्सीकरण संख्या एवं व संयोजकता में क्या अंतर है? तो चलिए ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में अंतर समझते हैं। तो यह वह संख्या है जो किसी आयन पर उपस्थित आवेश को दर्शाती है। इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिसे कोई दान करता है या ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं।
फिर ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक ऋणात्मक होती है, इसका मान 0 भी हो सकता है। संयोजकता का मान धन या ऋण आवेश रहित होता है, इसका मान पूर्णांक में या भिन्नात्मक भी हो सकता है, इसका मान सदैव पूर्णांक में होता है। फिर प्रश्न देखते हैं, समवायता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, ये एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। इस गुण को समवायता कहते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल C2H5OH और डाईमेथिल ईथर का अणुसूत्र C2H6O समान है, लेकिन इनकी संरचना सूत्र में भिन्नता है, इसलिए एक दूसरे के समावयवी हैं। एक ईथर है और एक अल्कोहल है, लेकिन दोनों का संरचना अणुसूत्र यही होता है। फिर है क्वेश्चन, स्थान समवायता को उदाहरण सहित समझाइए। तो जब प्रतिस्थापी मूलक या क्रियात्मक समूह या द्विआबंध त्रिबंध भिन्न भिन्न स्थितियों हों तो इस स्थान को समवायता कहते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो प्रतिस्थापी मूलक हो, क्रियात्मक समूह हो, द्विआबंध हो, त्रिआबंध हो, ये भिन्न भिन्न स्थितियों में आ जाएं तो इसे हम क्या कहते हैं, स्थान समवायता कहते हैं। जैसे 3C3H8O में यहाँ पर देख लेते हैं कि जो OH है ये यहाँ जुड़ा है अंतिम में, और यहाँ पर जो फिर OH है अगली स्थिति में ये यहाँ जुड़ गया है। दोनों का जो अणुसूत्र है दोनों के लिए यही है, लेकिन दोनों की संरचना कैसी अलग अलग है, और यहाँ पर स्थान का परिवर्तन होता है। ये जो होता है सीधी माने सीधा जाता है और ये शाखित जाता है, मतलब ये श्रृंखला में है और ये शाखित है। दोनों की स्थितियाँ स्थान अलग अलग हैं, इसलिए स्थान समवायता कहला गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्रणों को शुद्ध करने की विधि का नाम लिखिए। तो अशुद्ध नैप्थलीन, तो इसमें ऊर्ध्वपातन से ये शुद्ध होता है। 2 वाष्पशील द्रव, ये प्रभाजी आसवन द्वारा शुद्ध होते हैं। आयोडीन व NaCl, तो ये ऊर्ध्वपातन से शुद्ध हो सकते हैं। और बेंजीन और टालिन, ये दोनों द्रव हैं और ये भी किससे होंगे, प्रभाजी आसवन से हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये मेथेनॉल है CH3OH, इसमें जो OH है वो क्रियात्मक समूह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र अणुसूत्र लिखिए तथा प्रथम सजातों का साधारण नाम व IUPAC नाम लिखिए। तो यहाँ पर एल्डिहाइड का जो सामान्य सूत्र होता है RCHO होता है, इसका जो अणुसूत्र होता है CnH2nO होता है, और यहाँ पर ये जो पहला है HCHO फॉर्मल्डिहाइड है, इसको मेथेनॉल कहा जाता है। फिर ये CH3CHO एसिटल्डिहाइड है, इसे एथेनॉल कहा जाता है। फिर देखते हैं CClO4, यहाँ कॉमन लगा देते हैं। CClO4 AgNO3 के साथ गर्म करने पर AgCl का अवक्षेप नहीं देता है, कारण सहित समझाइए। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, इनको हम यदि गर्म कर देंगे तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप नहीं मिलता है, क्यों। तो यहाँ पर देखते हैं कि CClO4 AgNO3 विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप नहीं देगा, ये तो प्रश्न से ही लिख दिए हैं, यहाँ से उत्तर है क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजी यौगिक है, यह आयनित नहीं होता है, जिसके कारण AgCl का अवक्षेप बनने के लिए Cl आयन प्राप्त नहीं होता है। तो आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक आपको देखना है। फिर है, एल्केनो से एल्कीन की अधिक क्रियाशीलता का क्या कारण है। एल्केनो में कार्बन कार्बन का जो बंध होता है वो सिग्मा आबंध होता है, जबकि एल्कीन में जो कार्बन कार्बन के बीच का जो बंध होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई आबंध होता है, और पारसी अतिव्यापन के कारण पाई बंध सिग्मा बंध से दुर्बल होता है। इस कारण एल्कीन एल्केनो से अधिक क्रियाशील होते हैं। तो सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि इसमें जो पाई बंध बनता है वो दुर्बल होता है, इसलिए क्रियाशील ज़्यादा होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, BHC या बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसी को लिंडेन भी कहते हैं, इसी को गैमेक्सेन भी कहते हैं, इसको 666 से भी कहते हैं। तो इसका उपयोग लिखना है। तो चलिए सीधा सीधा है, बेंजीन की अभिक्रिया सूर्य प्रकाश तथा परावैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसे लिंडेन या गैमेक्सिन या 666 के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लिखना चाहें तो लिखें या ज़रूरी नहीं है, बस आपको यही देखना है कि इसको बता देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये बेंजीन हो गया और ये क्लोरीन हो गया।
तो बेंजीन की क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं पराबैंगनी प्रकाश में या सूर्य के प्रकाश में, तो यह C6H6Cl6 बनाता है। इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं, तो इसे ही BSC कहा जाता है। यह प्रबल कीटनाशी होता है, इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुलीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर समझते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो से अधिक सरल इकाई हों जिन्हें एकलक कहते हैं, परस्पर संयोजन करके एक जटिल अणु का निर्माण करते हैं जिन्हें बहुलक कहते हैं, और इस अभिक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए CH2 ये जो एथिलीन है एक सरल इकाई है, एकलक है, और जब ये मिल करके लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, जटिल अणु का निर्माण कर लेते हैं, तो इस क्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। इसको बोलते हैं पॉलीएथिलीन। और जब भी कोई बहुलक बनता है तो उसमें पॉली लग जाता है। जैसे एथिलीन है तो उसके सामने पॉलीएथिलीन, विनाइल क्लोराइड है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो जिनका भी बहुलीकरण होता है उसमें पॉली लग जाता है उसके नाम के सामने। इसके बाद है क्रियात्मक समवायता को उदाहरण सहित समझाइए। तो जब दो या दो से अधिक यौगिकों में अलग अलग क्रियात्मक समूह उपस्थित हों पर उनका अणुसूत्र एक ही हो, तो इस प्रकार की उत्पन्न समवायता को क्रियात्मक समवायता कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं C2H6O ये अणुसूत्र है। इस अणुसूत्र में यहाँ पर CH3O CH3 है, तो यहाँ पर ये जो है ईथर है, जबकि ये C2H5OH ये एल्कोहल है। तो दोनों में अलग अलग क्रियात्मक समूह हो गए। इसमें ये ऑक्सी समूह हो गया, इसमें OH हाइड्रोक्सी समूह हो गया। दोनों समूह अलग अलग हैं लेकिन इनका अणुसूत्र समान होता है। तो जिनमें क्रियात्मक समूह अलग अलग हों और अणुसूत्र समान हो तो ऐसे को हम क्रियात्मक समवायता कहते हैं। फिर चलिए अगला देखते हैं, बेंजीन में 3 द्विआबंध होते हैं फिर भी यह अत्यधिक स्थायी होता है, क्यों? तो अनुनाद तथा इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण बेंजीन अणु अत्यधिक स्थायी होता है। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये 3 बंध बने हैं, अगले बंध में ये विस्थानीकरण हो गए, मतलब एक दूसरे से अव्यवस्थित हो गए। जहाँ पर ये बंध था ये क्रम बदल गया है और इससे अनुनादी संरचना बन जाती है, इसलिए क्या होता है ये अस्थायी होता है। जबकि जो द्विआबंध वाले होते हैं वो अस्थायी होते हैं, अनुनाद के कारण और इलेक्ट्रॉनों के विस्थानी के कारण ये कैसा होता है, स्थायी होता है। अगला है, किसी निकाय द्वारा एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो शर्तें क्या हैं? यौगिक की संरचना समतलीय होनी चाहिए, यौगिक अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करे, यौगिक हकल नियम का पालन करे, यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं प्रदर्शित करे, तो वो एरोमेटिकता को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई? इसके 2 लक्षण लिखिए। तो सन 1932 में चैडविक ने जब बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी की तो एक नया कण प्राप्त होता है जो उदासीन था। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था। उन्होंने इस कण का नाम न्यूट्रॉन दिया। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज हो गई। अब नाभिक में उपस्थित ये आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। इस तरह से न्यूट्रॉन के 2 लक्षण हैं। तो यहाँ से 2 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूरे चैप्टरों से समाप्त होते हैं। और जब आपका ये तैयार हो जाए तो आप चैप्टर वाइज वीडियो देख करके और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।